सभी बच्चों के लिए स्पेशल साइंस का आपका क्रैश कोर्स लाया जा रहा है, जो आपका बिहार में आगामी होने वाली परीक्षा में जितना भी क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा हो या बिहार का कोई भी जनरल कंपटीशन हो या और स्पेशल बिहार पुलिस और स्पेशल जो अग्निवीर नर्सिंग में जो आपका 40 से 45 साइंस पूछा जाता है, उसके लिए हम स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखना है हमें, सबसे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट होते हैं। आज का पहला प्रश्न है आप लोग के सामने कि किसी दर्पण में आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो इसके लिए बच्चों हम कंडीशन देखेंगे, हम हल्का सा दर्पण की चर्चा करेंगे। तो दर्पण में सबसे पहले चीज देखेंगे बच्चों हम कि दर्पण के तहत हमें पढ़ना होता है, एक समतल दर्पण पढ़ना होता है बच्चों, एक पढ़ना होता है आपका गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में बच्चों इसका प्रतिबिंब देखेंगे, गोलीय दर्पण में बच्चों उत्तल दर्पण, और आपको अवतल दर्पण के बारे में हम प्रतिबिंबों की उल्लेख करेंगे। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहला चीज हम चलेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हम सबसे पहले देखते हैं कि साधारणतः हम चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं बच्चों, कैलिडोस्कोप में प्रयोग करते हैं बच्चों। अब यहाँ के बाद इसके प्रतिबिंब देखेंगे बच्चों। तो प्रतिबिंब इसमें जो होगा आपका समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का कंडीशन है बच्चों, तो काल्पनिक या आभासी होगा आपका, और काल्पनिक और आभासी के साथ सीधा होगा बच्चों। और प्रतिबिंब के जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकृति के प्रतिबिंब के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। बाकी समतल दर्पण के ढेर सारा गुण है। अगर दो समतल दर्पण को हम समांतर क्रम में रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अब यहाँ के बाद बच्चों हम देखेंगे उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। साधारणतः पूछा जाता है कि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ी के पश्चिम दृश्य को हम देखने में करते हैं बच्चों। अब इसका प्रतिबिंब का अगर गुण पूछेगा तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान देंगे बच्चों कि इसका जो प्रतिबिंब होगा आपका काल्पनिक होगा या आभासी होगा बच्चों। और काल्पनिक आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा होगा, और ये क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा बच्चों। अब यहाँ के बाद बचता है आपका अवतल दर्पण। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हम अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण का प्रयोग देखेंगे। तो आप सैलून वगैरह में जाइएगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, डॉक्टरी में जाइएगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। किसी भी डॉक्टर वगैरह को जैसे आँख कान नाक मुंह देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो इसमें हम देख रहे थे बच्चों प्रतिबिंब देख रहे हैं हम। तो प्रतिबिंब इसमें सबसे पहला चीज हम ध्यान देंगे बच्चों, इसमें जब प्रतिबिंब की चर्चा आएगा तो प्रतिबिंब में हम ध्यान देंगे बच्चों इसमें कि इसका जो प्रतिबिंब होगा आपका पहले काल्पनिक होगा, काल्पनिक के साथ सीधा होगा, और सीधा के साथ क्या बनाएगा, बड़ा बनेगा। इसके बाद बच्चों इसमें वास्तविक बनाएगा, वास्तविक के साथ उल्टा बनाएगा, और इसका जो होता है आपका ये आकृति जो होता है इसमें आपका छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, और बहुत छोटा, और बहुत बड़ा भी बनाता है बच्चों। कंडीशन है बहुत बड़ा, और वस्तु के बराबर भी बनाती है, वस्तु के बराबर भी बनाती है, किसमें, अवतल दर्पण में। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कि सीधा प्रतिबिंब तो केवल समतल, नहीं, गलत है। इसमें उत्तल में भी और अवतल में भी होगा, केवल अवतल नहीं, गलत है। इसमें उत्तल और समतल दोनों में होता है, केवल उत्तल गलत है। हाँ, लेकिन डी ऑप्शन मेरा बोल रहा है या तो समतल या उत्तल। तो मेरा डी ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। तो यहाँ आंसर हम किसको लेके चलेंगे, हम डी नंबर को लेके चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी अभी मैंने जिक्र किया था बच्चों, दर्पण में देखे थे हम गोलीय दर्पण के अंतर्गत देखे थे बच्चों उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण में हम जब देखे थे बच्चों यहाँ पर, तो बताए थे हम कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक के साथ कैसा बनेगा बच्चों, तो सीधा बनेगा। सीधा के साथ कैसा बनेगा, तो जब काल्पनिक सीधा है तो प्रतिबिंब उत्तल में कैसा होगा, छोटा होगा बच्चों। तो आंसर नंबर वास्तविक नहीं होगा, और वास्तविक और आभासी नहीं होगा, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर वास्तविक और आभासी दोनों आता है बच्चों, तो ये हम अवतल दर्पण में हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पीछे हम दोनों कंडीशन में देखे हैं कि अवतल में वास्तविक भी बनता है और क्या, आभासी भी। अगर वास्तविक का चर्चा आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ किस में बनेगा, अवतल में बनेगा। और आभासी की चर्चा आ जाए तो आभासी जो बनेगा आपका समतल और उत्तल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पूछा गया है क्वेश्चन में कि जब कोई वस्तु अनंत पे रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब या तो उत्तल लेंस रहे बच्चों या तो अवतल दर्पण रहे, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बोले तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, तो हमेशा बनेगा आपका फोकस पर बनेगा बच्चों। एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में जो होता है प्रतिबिंब का गुण समान रहेगा बच्चों। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब यहीं पर अगर आ जाते हैं हम अवतल लेंस, किस पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों हम, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अगर इसका चर्चा करते हैं बच्चों तो दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। अब अगर यहाँ पे चर्चा किया जाए तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आपका बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, और कई बार कंडीशन में देखेंगे तो हम बराबर भी बनेगा बच्चों। अगर इसमें चर्चा किया जाए उत्तल दर्पण में तो हमेशा देखते हैं इसमें कैसा बनता है, छोटा बनता है। अगर चर्चा कर दिया जाए यहाँ पे समतल दर्पण में तो समतल दर्पण में कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं बच्चों, पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पे प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। अब बहुत ही अच्छा और टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछता है बच्चों मानव नेत्र से। अब यहाँ पर जब हम मानव नेत्र हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम नेत्र के बारे में जानेंगे। हम लोग का जो नेत्र जहाँ स्थित होता है ना, उस बिंदु को हम बोलते हैं बच्चों नेत्र गोलक। क्या बोलेंगे हम, नेत्र गोलक बोलेंगे। अब नेत्र में जो होता है ना बच्चों, संसार में दो तरह की आंख है। एक आंख आपका सरल आई हो गया है और एक आपका क्या हो गया है बच्चों, जटिल आई। तो सरल आंख में प्रतिबिंब पूरे के पूरे एक बार में बना लेता है, जबकि जटिल आंख में प्रतिबिंब क्या होता है, कई टुकड़ों में बट के दिखाता है। यहाँ के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों हम लोग जो मानव नेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव नेत्र, क्या देखेंगे बच्चों, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में जो हम देखेंगे बच्चों, मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में अगर हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आंख का सबसे उभरा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कोर्निया बोलते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश सबसे पहले सूर्य है, क्या है ये, सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जो होगा आपका सबसे पहले कोर्निया में प्रवेश करती है। हम कोर्निया की ही बच्चों आंख में जो दान दिया जाता है, पूछेगा कौन सा हिस्सा, तो हम बोलेंगे क्या, कोर्निया। कोर्निया के बाद प्रकाश जो प्रवेश करेगा बच्चों, ये आपका प्रवेश कहाँ करता है, परितारिका में। अब परितारिका का काम समझेंगे बच्चों। परितारिका जो होता है रंग प्रदान करने के काम करता है। किसी का आंख भूरा, किसी का आंख काला, तो ये कौन प्रदान करेगा, आपका परितरिका। परितरिका के अंदर में देखिएगा एक काला तरह धब्बा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पुतली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, हम पुतली कहते हैं। तो पुतली को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, परितारिका। अब पुतली जो होता है बच्चों, यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है,
लेंस लगा रहता है जो साधारणतः उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस को जो पकड़ के रखने का काम करता है बच्चों, ये लेंस को जो पकड़ के रखने का काम करता है, ये आपका सिलियरी मांसपेशियां पकड़ता है। क्या पकड़ता है? सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगा? लेंस को पकड़ के रखता है। क्या करता है बच्चों? लेंस को पकड़ के रखता है। लेंस के बाद यहाँ पर से हम जाएंगे कचाव द्रव। यहाँ से कहाँ जाएंगे बच्चों? कचाव द्रव। कचाव द्रव के बाद फिर यहाँ के बाद जाएंगे बच्चों हम जलीय द्रव। कहाँ जाएंगे बच्चों? जलीय द्रव। जलीय द्रव के बाद हम पहुंचेंगे बच्चों धीरे धीरे आंख में जो होता है आपका 3 परत होता है। आपका कै परत? 3 परत। तो आंख में जो सबसे अंदर वाली परत होगा बच्चों, जिसे हम बोलते हैं हम रेटिना। क्या बोलते हैं हम? रेटिना। अगर प्रतिबिंब पूछेगा कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसी रेटिना या इसी दृष्टि पटल पे आपका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ के बाद प्रकाश जो है, यहाँ से छोटी छोटी नसें निकलती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश अस्नायु। यहाँ से क्या होगा? प्रकाश अस्नायु के माध्यम से बच्चों, प्रकाश अस्नायु के माध्यम से ये जो होगा हमारी न्यूरॉन में भेजेगा, यानी हमारी मस्तिष्क में भेजेगा। तो मस्तिष्क फिर क्या करेगा? संवेदना देगा बच्चों कि किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख चुका है कि प्रकाश मानव नेत्र में कैसे कैसे प्रवेश कर रहा है। हमने ये भी चीज देख रखा है बच्चों कि जो मानव नेत्र में होती है परत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहते हैं बच्चों। जो मध्य वाली परत होती है जिसे हम कहते हैं कोरायड, जिसमें पोषण की क्षमता यानी पोषण पूछेगा तो यह कोरायड हिस्सा में होता है। और सबसे बाहरी वाली परत में होता है श्वेत पटल, जिसमें किसी भी तरह का ब्लड की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ना कि मानव नेत्र जो दान दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है, क्या यह दान में आंख उसका लगेगा? तो नहीं लगेगा। अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो मरने के बाद जो व्यक्ति है उसका कितने घंटे के अंदर आंख जो है किसी का प्रयोग में आ सकता है बच्चों? तो 4 से 6 घंटा। इसी में ढेर सारा बीमारी पढ़ना होगा बच्चों, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इतना देखने के बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। बारीकी से पूछा गया है आपको कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग होता है? दृष्टि पटल। कौन सा भाग होगा बच्चों? तो दृष्टि पटल। और पुतली क्या होता है? परितारिका। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। और परितारिका का काम क्या है? रंग देने का काम है। और कोर्निया का काम क्या है? प्रकाश प्रवेश करता है। और कोर्निया ही आंख में क्या होता है? दान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। आपका ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो आपको हमेशा देखने को मिल सकता है। अब पूछा गया है बच्चों, जो नेत्र वस्तु को साफ नहीं देख सकते, यानी निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते। तो देखो बच्चों, मानव नेत्र में होता है दृष्टि दोष पढ़ना। क्या पढ़ना? दृष्टि दोष, यानी मानव नेत्र से संबंधित बीमारी पढ़ना होता है। मुख्य रूप से बच्चों 3 तरह की बीमारी पढ़ना है। एक निकट दृष्टि दोष है बच्चों, एक दूर दृष्टि दोष है बच्चों, एक आपका जरा दृष्टि दोष है। क्या है? जरा दृष्टि दोष। अब यहां से ये नजदीक की वस्तु है और ये आपकी दूर की वस्तु है। दूर की वस्तु है तो यहां से हम देखेंगे जिसके जो निकट सी दोष से व्यक्ति ग्रसित होते हैं इसे नजदीक की वस्तु नजर आएगा, लेकिन दूर की वस्तु नजर नहीं आती है। जब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो इसमें दूर की आएगा, लेकिन नजर वाला ये नजदीक वाला नहीं आएगा। जब दरा दृष्टि दोष रहे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब इसमें देखेंगे बच्चों कि इस आंखों का हम उपचार कैसे करेंगे। इसका हम क्या देख रहे हैं? हम उपचार कैसे करेंगे बच्चों? तो ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? हम अवतल लेंस लगाएंगे। जब दूर दृष्टि दोष रहे तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे बच्चों? उत्तल लेंस लगाएंगे। जब यहाँ पर जरा दृष्टि दोष का चर्चा आ जाए
तो यहाँ पर हम बच्चों कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा दृष्टि दोष में आते हैं बच्चों, सिलियरी मांसपेशियां इसमें क्या हो जाता है बच्चों, कमजोर हो जाता है। वही जो लेंस को पकड़ के रखता है ना, कमजोर हो जाता है। तो इसमें आपका हम प्रयोग करेंगे बाईफोकस लेंस या बाईफोकल लेंस का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। सिलियरी मांसपेशियां का क्या होता है, घिंचाव आ जाता है, यानी उम्र के हिसाब से ही खराब हो जाता है बच्चों। अब यहाँ के बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है, और आंख में ढेर सारा बीमारी होता है, छोटा छोटा बीमारी जो आगे जाके खराबी करेगा। जैसे बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है अबिंदुकता। क्या पढ़ना होता है बच्चों, अबिंदुकता। इसके बाद आंख की बीमारी में पढ़ना होता है बच्चों मोतियाबिंद। क्या पढ़ना होता है, मोतियाबिंद। इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है वर्णांधता। क्या पढ़ना होता है, वर्णांधता। तो अबिंदुकता जो होता है बच्चों हम लोग के कॉर्निया के ठीक ऊपर क्या होगा, एक गोलाकार धब्बा बना देगा। क्या करेगा, एक गोलाकार धब्बा बना देगा। और इसका जो निवारण करेंगे बच्चों कौन सा लेंस से, बेलनाकार लेंस से। कौन सा लेंस से निवारण करेंगे हम लोग, बेलनाकार से। मोतियाबिंद होता है बच्चों, इसे हम ओनली फॉर ऑपरेशन के माध्यम से ही इसे हम सही करवा सकते हैं। वर्णांधता जो बीमारी होता है बच्चों, इसका उपचार संभव नहीं है। आखिरकार होता क्यों है, तो एक्स क्रोमोसोम की कमी से होता है बच्चों। किसके कमी से, एक्स क्रोमोसोम की कमी से कौन सा बीमारी होता है, वर्णांधता। जो किसी खास रंग में पहचान करने में विभिन्नता पाई जाती है बच्चों। तो यहां से मैंने जितना भी क्वेश्चन मानव नेत्र दृष्टि दोष से आया है सभी को मैं बता दिया हूं बच्चों। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकती है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकती है उस नेत्र में होता है, यानी दूर के वस्तु को साफ देख ले लेकिन निकट के वस्तु को साफ नहीं देखता है, तो इसे कौन सा दोष बोलेंगे बच्चों, दूरदृष्टि दोष। यानी दूर के वस्तु को साफ देख लेना मतलब दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों। पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन उठाएंगे हम प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों कि प्रकीर्णन आखिरकार होता क्या है। प्रकीर्णन आखिरकार होता क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित कुहासा, धूलकण, कुहासा, धूलकण, धुंध के कारण से जो प्रकाश का क्षय होता है उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पे कि प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण पूछ देता है। जैसे बच्चों हम समझेंगे खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करना, समुद्र या नदी नीला प्रतीत होना, किस कारण से, प्रकीर्णन के कारण से। फिर पूछ देता है बच्चों चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति अंतरिक्ष को देखने पर काला नजर आना, अंतरिक्ष को देखने पर काला नजर आना किस कारण से होगा आपका, प्रकीर्णन के कारण से। दोपहर के समय सूर्य का उजला दिखाई देना किस कारण से, तो प्रकीर्णन के कारण से। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस कारण से, सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण से होता है बच्चों। अब यहाँ के बाद हम देखेंगे इसमें प्रकीर्णन में पूछा गया है बच्चों कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से। और यहाँ पर पूछा जाता है आपको
कि सुबह या शाम के समय प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा, और दोपहर के समय प्रकीर्णन क्या होगा बच्चों, तो कम होगा। यानी सुबह या शाम के समय में प्रकीर्णन अधिक और दोपहर के समय में प्रकीर्णन क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे क्वेश्चन इसमें कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो चर्चा किया गया है बच्चों विद्युत परिपथ। तो आमीटर है, हम देखेंगे कि 4 अक्षर का नाम है, तो नीचे भी क्या लिखेंगे, आमीटर जैसे देखेंगे कि हमें बोलने में कम समय लग रहा है, इसीलिए इसको हम क्या मार देंगे, श्रेणी क्रम, पार्श्ववृत्त या समांतर क्रम पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे इसको बच्चों, वोल्टमीटर। क्या बोलेंगे हम इसको, वोल्टमीटर में जोड़ा जाता है, और आमीटर को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पूछा गया है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब तक के बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप बोर्ड एग्जाम को उठा लीजिए, बिहार पुलिस का उठा लीजिए, अग्निवीर का उठा लीजिए, बीपीएससी टीचर उठा लीजिए, या तो कोई अन्य बिहार का एग्जाम उठा लीजिए, जिसमें बहुत सारा ही क्वेश्चन को क्या किया जाता है, बार बार बच्चों एग्जाम में क्या करते हैं, पूछा जाता है। तो यहां से हम देखेंगे बच्चों विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति बराबर पावर बराबर होता है बच्चों V इंटू आई। तो यहां से हम जान चुके हैं ओम के नियम से कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं, हम V बटा आर लिख सकते हैं बच्चों, और एक R बराबर भी लिख सकते हैं हम V बटा आई। अब इसी कैलकुलेशन से हमें पूरे के पूरे निकाल देना है। पहला तो P बराबर वी आई निकल गया है बच्चों, दूसरा हम क्या करेंगे, V के जगह हम I इंटू आर रखेंगे बच्चों, I इंटू आर गुने I, तो ये आपका आ जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। फिर चलेंगे हम वी आई लेंगे शक्ति बराबर, अब रख देंगे हम I के जगह हम V बटा आर रख देंगे बच्चों, तो V गुने V बटा आर, तो एक आ गया है मेरा V स्क्वायर बटा आर, तो एक देख लिए V स्क्वायर बटा आर, एक देख लिया I स्क्वायर इंटू आर, तो ये आपका निरूपित कर रहा है। फिर इसके बाद देख लिए P इंटू वी आई, बाकी देखें वी आई स्क्वायर ये निरूपित नहीं करेगा, वी स्क्वायर इंटू आई नहीं निरूपित करेगा, I इंटू वी स्क्वायर नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 9 में बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अभी अभी मैं बता चुका हूं बच्चों कि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, जहां ओम के नियम से क्या बोलेंगे, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे बच्चों, V का मान रख देंगे, I स्क्वायर इंटू आर होगा। फिर अगर P बराबर निकालेंगे हम बच्चों, तो यहाँ I बराबर रख देंगे V बटा आर, तो I के जगह पे रख देंगे हम बच्चों V गुने V बटा आर, तो यह आ जाएगा V स्क्वायर बटा आर। तो आते हैं क्वेश्चन पर, कौन सा निरूपित नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट तो निरूपित करता है, सेकेंड वाला डी ऑप्शन भी निरूपित कर रहा है बच्चों, थर्ड भी निरूपित कर रहा है, और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, बार बार हमेशा एग्जाम में प्रश्न बार बार दोहराता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है। बहुत अच्छी प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत चुंबकीय बल रेखा। तो सबसे पहले बच्चों सीखेंगे कि ये कैसा होता है, तो ये काल्पनिक होता है, और ये कैसा में गमन करता है बच्चों, तो बंद वक्र में गमन करता है, और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है बच्चों, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। कौन, विद्युत चुंबकीय बल रेखा। तो इससे काल्पनिक हो गया है बच्चों, आपका बंद वक्र में गमन हो गया है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करता है। तो ऑप्शन हम लेंगे बच्चों ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं बच्चों हम,
अब यहाँ पर एक स्पेशल आता है बच्चों, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप बिहार पुलिस उठा लीजिए, या अग्निवीर उठा लीजिए, या अन्य कोई कंपटीशन उठा लीजिए, या आप आपका जो बिहार बोर्ड स्पेशल है इसमें भी उठा लीजिए, तो बोलता है विद्युत मोटर। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि विद्युत मोटर, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, विद्युत मोटर पूछेगा कि फ्लेमिंग के कौन सा हस्त नियम पे कार्य करता है, तो बोलेंगे बच्चों फ्लेमिंग की कौन सा हस्त नियम पर, बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है बच्चों, क्योंकि बायां हाथ में हम लोग का ताकत कम होता है, मोटर को टिपने में ताकत कम लगेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बाएं हाथ से क्या चलाएंगे, मोटर, और दाएं हाथ से क्या चलाएंगे हम, जनरेटर। तो दाएं हाथ में मेरा ताकत ज्यादा होता है, इसलिए दाएं हाथ से अधिकांशतः देखिएगा जनरेटर चालू करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत जनित्र के बारे में, कि विद्युत जनित्र जो होगा बच्चों किसका नाम करेगा, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर ये लागू होता है बच्चों। तो मोटर के रखेंगे बायां हाथ और विद्युत जनरेटर को रखेंगे दायां हाथ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल जाइए, मोटर चालू करने में कम ताकत लगेगा तो बायां से कम लगाएंगे, जनरेटर को चालू करने में हमें अधिक ताकत लगेगा, अधिक शक्ति लगेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, दायां हाथ में रख देंगे हम जनरेटर। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ अगर यांत्रिक से विद्युत का बात कर दे तो यहाँ क्या मारेंगे बच्चों, डायनेमो, जिसे हम बोलते हैं जनित्र, जिसे बोला जाता है जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं बच्चों, पूछ दिया गया है फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीटेशन करवा दिया गया है बच्चों कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बोला, तो विद्युत जनित्र है, जनरेटर है, तो अभी बताएं कि विद्युत जनित्र कौन सा नियम पे, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जस्ट इसका ऑपोजिट जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मोटर इधर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर से अगर देखा जाए बच्चों तो पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो एक पढ़े होंगे आप लोग, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बच्चों फॉर्मूला हाफ इंटू mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। जितने भी ऊर्जा है सब कुछ ही है, अदिश राशि है। अगर सबका मात्रक पूछेगा तो सबका हम क्या बोलेंगे बच्चों, जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, जूल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आते हैं बच्चों। पूछा गया है आपसे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो आपका होता है सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज के बाद क्या होता है, गतिज होता है, गतिज के बाद क्या होता है, यांत्रिक होता है, यांत्रिक के बाद किस में बदलता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर कौन मारेंगे, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है इसमें आपको कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो नौरौरा हम कहाँ जान रहे हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश। नौरौरा कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश। तारापुर में कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और आपका राजस्थान में नागौर जिला पड़ता है जो पंचायती राज से संबंधित है। और गुजरात में आपका मुख्य रूप से यहाँ फैक्ट्री के लिए ही फेमस जगह है बच्चों, क्या, गुजरात, जो सबसे भारत की सबसे पश्चिमी राज्य है। वहां के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं, इनका जन्म स्थली आपका कहाँ है, तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो श्वसन से हमें क्या मिलता है। तो श्वसन से हमें क्या मिलेगा बच्चों, ऊर्जा।
अब यहाँ जब ऊर्जा का हम जब चर्चा ही कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा में जब ऊर्जा का जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ऊर्जा जो होता है सबसे अधिक ऊर्जा जो आपको मिलेगा कौन सा पोषक तत्व से? वसा से। किससे मिलेगा बच्चों? वसा से। और तुरंत अगर ऊर्जा पूछेगा बच्चों कि हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या चीज से मिलेगा? तो आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें बच्चों कि शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? कौन सा है बच्चों? प्रोटीन, जो अभी हाल फिलहाल के बिहार STAT एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो यहां से बच्चों हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ श्वसन के बारे में कि श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है, तो क्या बोलेंगे? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें हम ध्यान देंगे बच्चों, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी पैदा करेगा। तो बोल सकते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर आता है हम लोग का मानव श्वसन अंग पूछता है बच्चों। हम लोग आखिरकार सांस कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग का सांस लेने का अंग जो होता है बच्चों क्या होता है? फेफड़ा। अब यहाँ से एक छोटा सा चीज पूछता है कि श्वसन मार्ग कैसे कैसे होता है बच्चों। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन मार्ग, हम श्वसन का मुख्य अंग बताए हैं फेफड़ा, लेकिन जब श्वसन मार्ग करे तो नासिका से शुरू होता है बच्चों। नासिका छिद्र होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फिर नासिका कपाट होगा बच्चों, नासिका कपाट होगा। नासिका कपाट के बाद बच्चों स्वर यंत्र होगा। स्वर यंत्र के बाद बच्चों स्वर यंत्र के बाद लाइरेंक्स गैरेंक्स। लाइरेंक्स एक यहाँ पे लाइरेंक्स होगा बच्चों। यहाँ के बाद आपको श्वास नली होगा। क्या होगा वहां के बाद? श्वास नली होगा, जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं बच्चों। ट्रेकिया के बाद यहाँ पे जब फेफड़ा के अंग में जाएगा बच्चों तो यहाँ पर आपका फेफड़ा के अंग में पाया जाता है ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस के बाद बच्चों जो आपका श्वसन होगा ब्रोंकाई में जाएगा। अब ब्रोंकाई के बाद बच्चों ये जो श्वसन होगा आपका एल्वोली के माध्यम से जाएगा, और एल्वोली के माध्यम से बच्चों पूरा ब्लड में भेजेगा, और ब्लड के बाद बच्चों पूरे शरीर के कोशिका में आपका श्वसन पूरा अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि हम लोग जो है 1 मिनट में कितनी बार श्वसन दर कर सकते हैं बच्चों? तो 15 से 18 बार। 15 से कितने बार? 18 बार। क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिनट में हृदय जो होता है कितनी बार में धड़कता है? तो 72 प्रति मिनट धड़कता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति रनिंग वगैरह करे, थकावट हो जाए तो 1 मिनट में 25 बार सांस लेने की दर रहेगा प्रति मिनट। अब यहाँ के बाद बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्या बोलेंगे हम? ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से एक चीज और देखिएगा, छोटा सा चीज देखिएगा। जैसे यहाँ अंग लिख लीजिएगा और इधर से क्या लिख लीजिएगा? इकाई लिख लीजिएगा। जैसे अभी आप पढ़ चुके हैं फेफड़ा, तो फेफड़ा को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? जो हम सांस लेते हैं तो अंदर की ओर हम छाती जो फूलता है मेरा चौड़ा होता है, तो ये डायफ्राम क्या करता है? यहाँ से ये डायफ्राम ढकेलने के काम करता है बच्चों। अगर किसी का डायफ्राम एक्सीडेंट में अगर टूट जाता है तो बिना ब्लड बहे, बिना कुछ हुए वो आराम से व्यक्ति मर सकता है। तो फेफड़ा की इकाई को हम क्या बोलेंगे? एल्वोली बोलेंगे बच्चों। एल्वोली वायु कोष्टिका जिसको बोला जाता है। कोरोना के समय अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होगा तो ये एल्वोली के चारों पट्टी से क्या करेगा? घेरा लगा लेगा, जहां से सांस लेने की दर को खत्म कर देगा। यहाँ के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई के बच्चों हम बोलेंगे न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की इकाई को क्या बोलेंगे?
तो हृदय की इकाई के बच्चों हम नेफ्रॉन बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पर से हम क्वेश्चन नंबर, यहां से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। हम भोजन, जटिल भोजन को सरल के रूप में तोड़कर शरीर में पाचन करना क्या कहलाएगा, वही भोजन से संबंधित होगा। तो यहाँ पर से भोजन हम पूछेंगे कि मानव शरीर में भोजन का जो पाचन होता है हम लोग के शरीर में, इसका माध्यम क्या बनता है, यानी किस किस क्रम में हम लोग का शरीर में भोजन का पाचन होगा। सबसे पहले पाचन शुरू होगा बच्चों मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा में हमें दांत के सहारा लेना होता है, मुख्य गुहा में हमें लार का सहारा होना होता है, मुख्य गुहा में हमें जीभ का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ के बाद भोजन कहाँ जाएगा बच्चों, ग्रास नली में। ग्रास नली के माध्यम से भोजन फिर जाएगा आपका बच्चों अमाशय में। कहाँ जाएगा भोजन, अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद भोजन आपका छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत का भोजन फिर यहाँ से भोजन कुछ देर रख कर फिर यहाँ से बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के हिस्से के माध्यम से भोजन मलद्वार के रास्ते भोजन क्या होगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को पढ़ना होगा अमाशय के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख्य गुहा से। भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो ग्रास नली में। भोजन अमाशय में कितना देर रहता है, तो 4 से 6 घंटा रहता है बच्चों। बड़ी आंत में क्या होता है, तो पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है बच्चों। अब यहाँ के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, पूछा गया है क्वेश्चन कि भोजन का पचना या पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, तो उपचयन की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है, या तो हम अपघटन की अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आंसर मेरा कौन हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक मजेदार, एक अच्छा प्रश्न है बच्चों। हम यहाँ से सीखेंगे बच्चों कि उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये सब क्या होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अगर देखा जाए तो आप जितने बार परीक्षा देते हैं उतनी बार आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों ऑक्सीकरण। क्या समझेंगे हम, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के ही बच्चों उपचयन कहते हैं, और इसी को बच्चों हम अपचायक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, अपचायक। अब ये तीनों एक ही नाम होता है बच्चों। एग्जाम के लिए आपको ऑप्शनल के अनुसार से हल्का सा कष्ट क्वेश्चन देगा। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण कहेंगे। हाइड्रोजन का हटना हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन का हटना हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहाँ के बाद हम देख रहे हैं बच्चों अवकरण, अपचयन या उपचायक। अवकरण देखेंगे या अपचयन या उपचायक, तो इसमें जस्ट उसका अपोजिट होगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान देंगे हम, इसमें ऑक्सीजन का हटना होगा और हाइड्रोजन का जुटना होगा बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे बच्चों कि ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन। तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय, तो विजातीय में ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पूछा गया है विजातीय मतलब इनमें से कौन सा अलग है। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही चीज होता है, तीनों का सूत्र होगा CaCO3। अब यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग चीज है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर आंसर। यहाँ से ढेर सारा फॉर्मूला पूछा जाएगा, जिसमें आपका खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, यूरिया, अमोनिया,
ये सब कुछ फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम से पहले। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं हम प्रबल अम्ल का। कैसा? प्रबल अम्ल जिसे हम बोलते हैं हम मजबूत अम्ल, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मजबूत एसिड बोलेंगे। तो मजबूत एसिड के अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो मजबूत एसिड है कौन कौन सा हिस्सा इसमें मजबूत एसिड आएगा। जैसे बच्चों HCl देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 देख लीजिए आपका, इसके बाद H2SO4 देख लीजिए बच्चों, इसके बाद HBr देख लीजिए हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसके बाद HI देख लीजिए आयोडाइक अम्ल, इसके बाद HgClO4 देख लीजिए पक्लोरिक अम्ल, इसके बाद HClO3 देख लीजिए बच्चों क्लोरिक अम्ल। ये आपका हो जाएगा पक्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा आपका क्लोरिक अम्ल। तो ये सब जितना भी अम्ल है बच्चों सब क्या है? एक प्रबल अम्ल है। सब क्या है? ये सब प्रबल अम्ल, जो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है। क्या किया जाता है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन को बार बार जिक्र किया जाएगा, इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है। तो यहाँ के बाद बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे दुर्बल अम्ल। हम क्या देखते हैं यहाँ पे? दुर्बल अम्ल के अंतर्गत बच्चों एसिटिक अम्ल आता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसके बाद आता है बच्चों H2CO3, इसका फॉर्मूला होता है आपको कार्बोनिक अम्ल। क्या होगा बच्चों? कार्बोनिक अम्ल होगा। इसके बाद आता है आज का HF, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसके बाद आपको पढ़ना होगा H3PO4, इसको बोला जाता है बच्चों फॉस्फोरिक अम्ल। इसके बाद आपको पढ़ना होगा HCOOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे हम? फॉर्मिक अम्ल। अब यहां से हम देखेंगे बच्चों, यहां से देखेंगे कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है और कौन सा प्रबल अम्ल है। तो हम दुर्बल और प्रबल अम्ल दोनों को हम बता चुके हैं बच्चों। इतना से बेसी आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा है और ना ही तो इतना से बेसी आपको पूछेगा। लेकिन बच्चों सबसे मजबूत इसमें बता दीजिए कि प्रबल कौन होगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। अगर ऑप्शन में ये दोनों पाया जाए तो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड मार के चलना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो HCl अभी बताए हैं बच्चों कैसा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है। H2SO4 बताए हैं कैसा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है। HNO3 बताए हैं बच्चों, तो ये भी कैसा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होगा बच्चों आपका दुर्बल अम्ल होगा, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4O4, C2H4O4 ऑक्जेलिक अम्ल। C2H2 होगा बच्चों, यहाँ सुधार कर लीजिएगा C2H2O4। तो दुर्बल अम्ल कौन सा ऑप्शन लेंगे हम? सी। आज का 2020 सीरीज में बच्चों हम सबसे अंतिम प्रश्न को देखने वाले हैं, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बच्चों, जो हमेशा पूछा जाता है। क्या किया जाता है? इस प्रश्न को हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अगर रंग को हम मिलाते हैं, तो सबसे पहला अगर हम मिलाते हैं बच्चों मिथाइल ऑरेंज। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं बच्चों तो कौन सा रंग हमें मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा पीला रंग मिलेगा। कौन सा रंग मिलेगा? पीला। दूसरा में ध्यान दीजिएगा फिनोल्फेथिन। अगर फिनोल्फेथिन को अगर हम मिलाते हैं बच्चों तो ये आपको देगा गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा आपको? गुलाबी रंग देगा बच्चों।
तीसरा अगर हम मेथिल रेड को मिलाते हैं, तीसरा किसको मिलाते हैं बच्चों हम, अगर मेथिल रेड को हम मिलाते हैं बच्चों तो ये आपका क्या देगा, आपका पीला रंग देगा। इसके बाद बच्चों हम चौथा में अगर लिटमस को मिलाते हैं इसके साथ तो ये कैसा रंग देगा बच्चों, तो नीला रंग देगा बच्चों। और यहाँ के बाद अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिलाते हैं हम, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर हम मिलाते हैं बच्चों तो इसमें नीला और हरा देगा, क्या देगा इसमें, नीला और हरा। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल के मिलाने पर, तो हम मिथाइल ऑरेंज को यहाँ पे मिला रहे हैं बच्चों, तो रंग कौन सा दे रहा है, पीला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम ए को हम लेके चलेंगे। मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। आपका 20-20 प्रश्न का सीरीज बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से आपका आगामी एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके सामने पेश होगा। 2020 सीरीज जो हर कंपटीशन और हर दुनिया के क्वेश्चन में साइंस में बेटर से बेटर आपको ऑप्शन मिलेगा और वहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट आप टिक करके अच्छा से प्रश्नों को समझकर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो बहुत बहुत थैंक्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे।